Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instruments। और आज जो बेटा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या हम लोग कहें कि अपने इस चैप्टर के अंदर में एक नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं, आप चाहें एक हेडिंग डाल सकते हैं छोटी सी, और वो क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस वाले सेगमेंट में हम लोग अभी यहां से एंट्री करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यदि मैं बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो पहले प्लेन सरफेसेस के लिए पढ़ना है। इसमें लगेंगे लगभग 2 या 3 लेक्चर मान के चलिए। उसके बाद में हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस पे एंटर करेंगे, और जब हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस पढ़ेंगे तो फिर वहां पर सिंगल कर्व सरफेस के कारण फिर डबल सरफेस बनाएंगे, मतलब लेंस वगैरह पर हम लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट करने के पश्चात आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला सेक्शन वहां पर स्टार्ट होगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन में इतना ज्यादा आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें 1 या 2 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लगेंगे और वहां पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक यहां से आगे का चैप्टर का एक आइडिया दे दिया है। देखो, हम लोगों ने पहले प्लेन मिरर पढ़ा, प्लेन मिरर के लिए 2 लेक्चर लगाए। उसके बाद में मतलब ये कह सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा प्लेन सरफेसेस के लिए 2 लेक्चर में, फिर उसके बाद में कर्व सरफेसेस के लिए 2 लेक्चर में, और 1 लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए टोटली हम लोगों ने डेडिकेट करके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब यहां से आगे रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि जब आपके पास में 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, मान के चलो ये है आपके पास में मीडियम नंबर 1 और ये है आपके पास में मीडियम नंबर 2, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जहां पर इन 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम का सेग्रीगेशन हो रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर जब भी कोई लाइट रे आती है तो क्या होता है, एक फिनोमिना हम लोगों को देखने को मिलता है, और वो क्या है कि हम कहते हैं कि इसमें से some part of the light goes back in the same medium and some part of the light goes in the another medium। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि ये मेरे पास में एक इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, इस इंसिडेंट लाइट रे को जब हम लोग दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे जब हमारे पास में इस लाइट को गिराते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इसका कुछ पार्ट आपका उसी मीडियम में वापस चला जाता है और कुछ पार्ट अगले ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला जाता है। यदि ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, मतलब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वहां पर तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट आपका दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो जब सेम मीडियम में जाता है तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कहते हैं, और इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट जो आप देखिए क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट क्या है कि सेम मीडियम में, मतलब सॉरी दूसरे आने वाले मीडियम में आगे की तरफ एंटर कर जाता है, और इस लाइट को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या कहने वाले हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, अपवर्तित प्रकाश किरण, हिंदी मीडियम। अब मेन बात यदि आप देखोगे यहां पर, तो वो मेन बात क्या है कि यदि ये लाइट रे ऐसे आ रही है तो बेटा इसको, ये जो पाथ इसे फॉलो करना था वो ऐसा था, लेकिन वो उस पाथ पर ना जाते हुए वो या तो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या इस नॉर्मल से दूर चले जाती है, मतलब अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। अपने पाथ से क्या कर जाती है, डेविएट हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मीडियम के परिवर्तन के कारण, ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। यहां पर मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। यदि मैं मीडियम 1 और मीडियम 2 स्पेसिफाई कर रहा हूं, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां 2 अलग अलग मीडियम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए यहां पर आप कहीं एयर की बात कर रहे हो, यहां पर या तो ग्लास हो सकता है, ट्रांसपेरेंट है, या वाटर हो सकता है, साफ पानी की बात चल रही है ना। ओके, तो ये सिनारियो यहां पर होता है कि जब मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में लाइट रे जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और वो मुड़ जाती है। सो दिस फिनोमिना, द बेंडिंग ऑफ द लाइट इन अनदर मीडियम, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या और कुछ चीजों के बारे में मैं बात कर देता हूं। जैसे ये वाला एंगल जो है यहां पर नॉर्मल से बनाया गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये वाला जो एंगल है इसे हम लोग आर नाम दिया करते थे अभी तक, जब तक हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। और ये वाला जो आर है, बेसिकली ये आर जो है ये आई के बराबर ही हो रहा है, तो इसे भी हम लोग आई ही मान लेते हैं। तब यहां पर क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे भी हम लोग आर नाम देते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है जो आई के ही बराबर है। और ये वाला जो एंगल है इसे हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाम यहां पर देते हैं। और यहां पर मैं एक काम करता हूं, नॉर्मल जो मैंने डॉटेड बनाया इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये है आपका वो नॉर्मल जो पहले भी बन रहा था और अभी भी बन रहा है, ये है आपका नॉर्मल। ये क्या है आपका? नॉर्मल। यस और नो? सो ये आपका पूरा फिनोमिना मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। क्या इस छोटे से फिनोमिना में कोई परेशानी है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। यस और नो? अब यहां पर एक बात देखिए, और वो ये है कि यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो ये लाइट रे जो है ये ओरिजिनल पाथ से क्या हुई थी? डेविएट हुई थी। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे मैं डेल्टा नाम दे देता हूं। ये क्या है? डेल्टा, जिसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम देंगे बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें इस डायग्राम के अंदर में मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ है उसमें भी फिर कुछ लॉस के बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा। क्यों सर जी? जैसे हम लोगों ने पहले रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही अब हम लोगों को यहां पर रिफ्रैक्शन के कुछ नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर जब लॉज की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई पहला पॉइंट ये है कि इंसिडेंट लाइट रे जिन जिन से काम है उन्हीं चीजों को देखना है, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल, and all three lie in the same plane, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपका पहला है। दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, ये यहां से आपको रिफ्रैक्शन के बारे में और अच्छे से आइडिया मिलता है, और वो है बेटा स्नेल्स लॉ। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। अब ये क्या कहता है कि भैया फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो मीडियम का एक पेयर दिया गया है उस पेयर के लिए, जैसे हम लोगों ने मीडियम 1 मीडियम 2 लिखा था, उस पर्टिकुलर मीडियम के पेयर के लिए रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ठीक है? मतलब क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि किसी भी एक मीडियम के पेयर के लिए, एक मीडियम का पेयर बोले मतलब एक मीडियम ऊपर एक मीडियम नीचे, तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या बन गया? एक पेयर बन गया। उस पर्टिकुलर पेयर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है। ये हमें बतलाना चाहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड नियम, और इन्हें हम लोग बेसिकली स्नेल्स लॉ
के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैं फास्ट चल सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग अभी तक भूल भाल चुके हैं, सब ये स्नेल्स लॉ वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा था, उन्हें जिंदगी में याद ही नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए हम लोग बेटा थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि सर थोड़ा सा स्पीड अप कर लो और फास्ट फास्ट चला लो, ये तो क्या हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आई नो दैट बेटा आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम लोग हर विद्यार्थी को साथ में लेके चलें, किसी की उंगली पीछे नहीं छूटनी चाहिए। जो पीछे छूट रहा है उसको उंगली पकड़ के साथ में चलो, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस और नो? ओके, चलो, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी। अब ये जो कांस्टेंट वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, ये क्या है? जो साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? तो भैया देखो, कहा यह जा रहा है कि ये जो साइन आई अपॉन साइन आर आप कह रहे हो ये कांस्टेंट है। बेसिकली ये जो कांस्टेंट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 म्यू 2 से। क्या कहते हैं? 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, और विच कैन बी फर्दर रिटर्न है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसको कहने का जो तरीका है उसको समझ जाइए। ये क्या है? मीडियम, ये कहने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है? ये अपवर्तनांक है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो यस और नो। हाँ, अब देखो ये 1 म्यू 2 मैंने ऐसे लिखा है, कई जगह आपको 1 म्यू 2 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब 1 म्यू 2, तो ऐसे इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वो सब चीजें एक ही हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? एक ही हैं। तो मुझे आसानी क्या लगती है, एक बात को समझिए, ये सब चीजें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है आपको भी। मैं जानता हूं कि सर ऊपर कौन सा लिखे, नीचे कौन सा रखें, ये सब जिंदगी में परेशानी रहती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको सिंपल कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसे मैं लिख सकता हूं म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो भैया यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है कि यदि मैं ऐसा कर लेता हूं तो इससे क्या चेंजेस आएंगे आपके पास में और क्या फर्क पड़ेगा? इससे थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं और वो सिंप्लिसिटी बन जाएगी। मतलब कैसे? देखो, अभी तो हमारे पास में म्यू 2 अपॉन म्यू 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, बात ठीक है, लेकिन यहां पर अब ये जो म्यू 1 और म्यू 2 हैं, ये भी एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 1 म्यू 2 लिखा है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कहानी में थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट सा आने लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है हम लोगों को। क्या आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है? थोड़ा सा बिल्कुल हो रहा होगा, मैं जानता हूं। तो सर इसका निवारण कौन करेगा? मैं ही करूंगा, जाहिर सी बात है। यदि कंफ्यूजन मैं दे रहा हूं आपको तो उसका निवारण कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो समझिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ना 1 म्यू 2 के बारे में, जब मैं बात कर रहा हूं 1 म्यू 2, तो मतलब यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बराबर है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जब एक मीडियम और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है तो 1 म्यू 2 का मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब होता है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीनिंग होता है। क्या याद रहेगा? ओके, चलो अब देखो ये बेसिक सी चीज है, इसलिए इसमें समय दे रहा हूं, बाकी कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। अब आगे सुनिए, देखो मान के चलो इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, मान के चलो मीडियम जो 1 है वो एयर या वैक्यूम हो जाए, तो 1 म्यू 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्यू 2 के बराबर हो सकता है, या जिसे मैं म्यू कह सकता हूं। तो इस केस में जो 1 म्यू 2 बराबर, जिसे मैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख रहा था, इसे मैंने बोला था कि भैया म्यू 2 अपॉन 1, या मैं इसे म्यू कह देता हूं। तो ये जो बन रहा है, ये जो सिचुएशन आ रही है, इसमें जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जब दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सर एयर भी तो एक मीडियम है, यस, बट एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 ही होती है। क्यों? जब एयर में लाइट चल रही होती है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता है। सर ये स्पीड में चेंज का मतलब क्या कहना चाहते हो, इसको भी समझ लीजिए भाई। बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वेव में कि भैया वेव क्या है, यदि सेम मीडियम में रहती है, सेम मीडियम में रहती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तब आप उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर सकते हो, तब आप उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि करना ही करना है, बट यू कैन डू इट। बट जब वेव जो है वो क्या होती है? मीडियम चेंज होता है, मीडियम क्या होता है? चेंज होता है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है? बदल जाती हैं। वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है? बदल जाती हैं। तो अब आप एक ही मीडियम में रह रहे हो, तो एयर से एयर में रह रहे हो, तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्या ये बात समझ में आ गई? सो ये कहानी थी इसकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये तो पॉइंट समझ में आया, जो इसका क्या करें? तो अब देखो यहां से समझ जाओ, इसका मतलब यह है कि मान लो आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ग्लास है और एक वाटर है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? ये आपके यहां पर क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप लिखोगे म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, तो बेटा म्यू1 उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब ये जनरली जो मीडियम 1 में लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है वो कौन सा मीडियम? फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, जहां से लाइट आ रही है उसे हम लोग मीडियम 1 मान लेते हैं, उसे हम लोग मीडियम 1 मान लेते हैं। और म्यू2 का मतलब क्या लगाते हैं? म्यू2 का मतलब लगाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और इसका मतलब क्या निकालते हैं कि मीडियम वेयर लाइट इज गोइंग, मीडियम वेयर लाइट इज गोइंग, वो मीडियम बेटा जहां लाइट जा रही है। तो इससे क्या होती है? आपको समझने में आसानी होती है। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। सर इसकी कोई जरूरत है क्या ऐसे याद रखना? बिल्कुल बेटा, यदि आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि आगे चल के अपरेंट डेप्थ वाले सवाल आने वाले हैं। मछली नीचे से चील को देख रही है, चील ऊपर से मछली को देख रही है, तो उन सवालों में ये सब चीजें, फिनोमिना आपके काम में आने वाले हैं। क्या ये बात समझ में रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ फटाफट से। सो ये कहानी आपके पास में आती है। सो ओवरऑल एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, और वो क्या लिख दिया है मैंने कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है सर, आप कौन से फॉर्मेट में याद रखते हो? तो बेटा मैं रखता हूं म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। मुझसे यदि आप पूछोगे तो बेटा मैं पर्सनली याद रखता हूं म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ठीक है, ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, मैं इसी के बेसिस पर सब चीजों को निकाल लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखो, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि जब व्हेन मीडियम इज चेंज, जब आपका मीडियम चेंज होता है, देन क्या होता है? तब आप कहते हो स्पीड चेंजेज, स्पीड चेंजेज। स्पीड क्या होती है बेटा? परिवर्तित होती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट मिलती है वो मिलती है आपको वैक्यूम में। वो कहां पर मिलती है? वो मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। तो इसका मतलब यह है कि जब आप वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो डेफिनेटली स्पीड इज गोइंग टू बी चेंज। और वो जो स्पीड लिखी जाती है तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ मीडियम। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट याद होना चाहिए, इस पे सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक सवाल करवाता हूं, मान के चलो मैंने बोला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज, अगले पेज पे करवाता हूं यार, कई लोग बोलेंगे सर क्या कर रहे हो आप। क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which speed of light is
1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या करोगे, बताओ। तो हम लोग जानते हैं Vm बराबर होता है वी एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। सो आप कह सकते हो म्यू ऑफ मीडियम जो आएगा, फटाफट करो, वी ऑफ एयर कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद होना चाहिए। और ये है बेटा 1.5 इंटू 10⁸, मतलब यू आर गेटिंग 2। क्या मिल रहा है आपको आंसर में, 2 मिल रहा है। ये ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल यहां पर पूछ लेता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आप सोचिए, इसको यदि मुझे रिलेट करना है स्पीड के साथ में, तो मैं किस प्रकार से रिलेट करूंगा। मतलब स्नेल्स लॉ को यदि मुझे इसके साथ में रिलेट करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू रिलेट इट। तो भैया सिंपल सी बात है, अभी तक तो आपको मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है म्यू टू अपॉन म्यू वन। बोलो यस और नो। अब क्या करें, v1 अपॉन v2 लिखूं या v2 अपॉन v1 लिखूं? तो मैं बोलूंगा आप लिख दीजिए v1 अपॉन v2। v1 का मतलब स्पीड इन मीडियम 1। अब आप देखिए इसको सोच के देखिए थोड़ा सा, यस और नो। सर कैसे सोच के देखें, नहीं सोच पा रहे हैं तो देखो इतने से सेक्शन पर फोकस कीजिए। मान लीजिए 1 का मतलब है एयर और 2 का मतलब है मीडियम, ठीक है, मान लीजिए ना। तो अब देखो करके, तो आपको मिलेगा म्यू डिवाइडेड बाई 1 बराबर सी डिवाइडेड बाई वी मीडियम। तो आप देखिए वी मीडियम बराबर आपको मिल रहा है सी डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। बोलो यस और नो, मतलब कहानी सेटिस्फाई हो गई। इसी को यदि मैं आगे लिखना चाहूं लैम्बडा के फॉर्मेट में, वेवलेंथ के फॉर्मेट में, तो बेटा आएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, हमें तो आपने बताया ही नहीं, हमें तो आपने बताया नहीं, डायरेक्टली लिख दिया। सो भैया डायरेक्टली लिखने का रीजन बता देता हूं मैं आपको। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप समझदार विद्यार्थी हैं। सर ऐसे ही तो चोट मत किया कीजिए सर। चलो ठीक है भैया, v बराबर लैम्बडा इंटू एफ होता है या नहीं होता है? अरे v बराबर लैम्बडा इंटू एफ, तो भाई v1 अपॉन v2 आ रहा है तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। भाई देख लो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, तो भैया आपके पास में v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 आ रहा है। तो मैंने इसी चीज को तो यहां एंटर करा दिया। सो ओवरऑल आपको ये सारा याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे वेवलेंथ से रिलेटेड सवाल बन सकता है, बेसिक सवाल बन सकता है। मैंने एक ही सवाल कराया है स्पीड का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इसमें चारों सवाल पॉसिबल है। मतलब आपको क्या याद रखना चाहिए, तो भैया आपके पास में याद होना चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहीं पर बस 2 अपॉन 1 आ रहा है, बाकी 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 होता है। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट बोलो। देखो इसमें कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोई आपकी जान ले लेगा, कुछ ऐसा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बशर्ते आप थोड़ा सा सवालों को ध्यान से करें, अच्छे से करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करवाते हैं आपको। एक सवाल है मेरे पास में, सवाल कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है, एक हमारे पास में स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है, इसकी ये जो थिकनेस है ये 1 मीटर है। ओके चलो ठीक है। अब यहां पर बोला ये गया है कि भैया आपकी जो लाइट रे है यहां पर आई है 53 डिग्री पर और यहां पर जा रही है 37 डिग्री पर, ठीक है, और ये यहां पर पहुंच गई। तो बताओ भैया इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ये सवाल है। फटाफट से सवाल खुद से करो, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और क्या क्या नहीं पता होना चाहिए, इसको आप देखिए और बताइए। देखो मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये सब चीजें देख सकते हैं, बस यहां पर आपको कुछ नहीं दिया है तो हमेशा मान के चलना है एक एयर है। ठीक है चलो, तो कैसे करोगे सोचो और बताओ फटाफट से। फटाफट से सवाल क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द स्लैब। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द स्लैब, ये आपको यहां पर बताना है फटाफट से। तो कैसे करता हूं, तो देखो मैं करता हूं साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा एक बात बताओ, एक काम करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, सवाल को हटाओ। देखो मैं कैसे करता हूं बताओ, सवाल को दिमाग में आओ, दिमाग सोचो ना, मैं सवाल पे कैसे सोच सकता हूं। मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम का मतलब हो गया बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, सही सही बताना, 1 मीटर या कुछ और। तो आपको कुछ और चाहिए, वो कौन सी बेटा, ये वाली चाहिए आपको, ध्यान रखना।
मतलब आपको एक ट्राइंगल के बारे में सोचना पड़ेगा जिसका ये वाला एंगल तो 90 है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, और बेटा ये वाली हाइट 1 मीटर है। बोलो यस और नो। तो मैं किसके बारे में सोचूं? तो देखो ये एडजासेंट हो गया, तो मैं सोच सकता हूं cos 37 बराबर एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस y मान लो, तो y हो गया। तो बेटा y बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाई cos 37। cos 37 मतलब 4/5। सो बेटा y का आंसर आ गया 5/4। तो ये डिस्टेंस मिल गई आपको। अब स्पीड चाहिए। स्पीड क्या है बेटा? स्पीड इन मीडियम चाहिए। स्पीड इन मीडियम चाहिए। यस और नो? ऐसे ही सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? तो डिस्टेंस तो मिल गई, मीडियम सोचता हूं। तो मीडियम कहां से सोचूं? तो भैया मीडियम में ऐसे सोच सकता हूं कि v ऑफ मीडियम बराबर c अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। अब परेशानी है म्यू ऑफ मीडियम कहां से निकाला जाए? तो म्यू ऑफ मीडियम के लिए देखो साइन आई और साइन आर दे रखे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं, तो मैं यहां से सोच सकता हूं। चलो मैं यहां से यदि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता हूं तो मैं लिखूंगा म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं इसको लिखता हूं, मैंने क्या लिखा? म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। क्या मैंने आपको यही सिखाया है अभी? मैंने बोला सही बात है। म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? एयर से, तो 1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 53 बराबर म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है इंटू साइन आर, और ये है बेटा साइन 37 डिग्री। तो बेटा साइन 53 कितना होता है? 4/5 बराबर म्यू इंटू 3/5। सो बेटा यहां से म्यू की वैल्यू आ गई 4/3। बोलो यस और नो? अब ये एक बार मिल चुका है, तो आप यहां से मुझे बता सकते हो वी मीडियम। तो वी मीडियम लिखोगे आप कितना बेटा? सी मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4/3, मतलब आएगा 9 इंटू 9/4 इंटू 10⁸। ये आपको वी मीडियम मिल गया। अब आपको टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी थी? 5/4 डिवाइडेड बाई 9/4 इंटू 10⁸। ठीक है, चलो कैंसिलेशन करो, 4 से 4 कटेगा, 5/9, तो t बराबर आएगा 5/9 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। यस और नो? तो बेटा ये आपके पास में आंसर आ रहा है। ये मैंने सवाल करवाया। अब मैंने सवाल सिंपल रखा, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा और चेंज करे, थोड़ा सा और बुद्धि लगाए, कुछ और तरह के सवाल दे। और तरह के सवाल दे का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो कह सकता है आप लोगों से कि वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, एंगल ना दे, या कोई एंगल दे दे। ये बहुत सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, सो बेटा अभी यहां पर हम लोग अगले पार्ट को थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा लाइट हमारी जा चुकी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आगे बेटा अपने इस सेशन में। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं यहां पर, और एक क्वेश्चन के साथ में आगे फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो सो क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा म्यू। सवाल में बोला गया है कि लेट से यहां पर ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहां पर एक लाइट रे आ रही है विच इज एट एन एंगल आई, जाहिर सी बात है ये आपको डेटा गिवन है। और सवाल में बोला गया है कि इफ ये और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये है आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। सवाल सुन लीजिए बेटा क्या है। सवाल में बोला गया है इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया है। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन आई एंड म्यू, ये क्या रिलेशन होने वाला है, इस सवाल को आपको करना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आपके पास में ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है यहां कुछ नहीं बोला है, मतलब ये एयर मीडियम है। और अब आपको बताना है कि भाई क्या होने वाला है, म्यू और आई में क्या रिलेशन, इतना ही दिया है, इस बात को ध्यान रखें। बाकी कुछ भी यहां पर आपको
नहीं गिवन है। तो हमने क्या मान लिया, लेट्स से दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, आई आएगा, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। यदि मैं यहां पर थोड़ा सा जो अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं मैंने ताजा ताजा, उसके बेसिस पर बात करता हूं, तो मैं लिखूंगा बेटा μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। μ1 तो 1 हो जाएगा, साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। सो यहां पर म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर आपको देखने को मिलेगा, यस और नो। तो आपने बोला ठीक है सर जी। अब यहां पर जो चीजें हो रही हैं उनको जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये वाली और ये वाली आपस में क्या दी गई है बेटा, आपस में दे रखी है परपेंडिकुलर, यस और नो। तो मैं बोला ठीक है। अब यदि मैं यहां पर देखता हूं, यदि मैं यहां पर थोड़ा सा देखता हूं, तो क्या चीजों को और मैं यहां पर सोच सकता हूं उसके बारे में सोचिए। मतलब सर ये आर का रिलेशन देखो, आर ऐसा एंगल है जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्या मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है? बिल्कुल नहीं। सो यदि मुझे यहां पर कुछ सोचना है तो किस प्रकार से सोचा जा सकता है उसके बारे में जरा सोचिए, उसके बारे में सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो क्या है जरा यहां पर ध्यान से देखिए। वो ये है, देखो ये एक लाइन दे रखी है, ये क्या है, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, यस और नो। यदि ये नॉर्मल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कहेगा कि भैया एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का जो एडिशन है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। तो आई, ये आई कहां से आया सर जी, तो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते, तो आई प्लस 90 प्लस का आर बराबर 180। तो यहां से देखिए 90 कट जाएगा तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 90 माइनस का आई। बोलो आई या नहीं आई? आपने बोला सही बात है। देख लो 90 इधर जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 90। तो अगले स्टेप में आपके पास में मिलेगा आई प्लस आर बराबर 90। तो आर कैन बी रिटन एज 90 माइनस का आई। तो अब इस आर को यदि मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे मिलेगा म्यू बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह 90 माइनस का आई, 90 माइनस का आई। सो आई विल बी राइटिंग म्यू बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई कॉस आई। बोलो यस और नो। सो यहां से मैं कह सकता हूं साइन आई अपॉन कॉस आई। तो म्यू बराबर आपको मिल गया है टेन आई, और यहां से आप कह सकते हो आई बराबर टेन इनवर्स ऑफ म्यू। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्या? आई बराबर टेन इनवर्स म्यू एक स्टैंडर्ड सवाल है, इसका रिजल्ट बेटा आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, यस और नो। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है? आई बराबर टेन इनवर्स म्यू, ये क्या है, दिस इज द कंडीशन व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब होता है? जब टेन इनवर्स म्यू आता है। मतलब समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कितने एंगल पर इसको इंसिडेंस कराया जाए कि भैया आपका रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। मतलब सवाल ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कैसे इस पर बोलेगा कि अ लाइट रे एंटर्स, लाइट रे एंटर्स इन अ मीडियम। देखो आपके सामने ही सवाल बना रहा हूं, कुछ नया नहीं है। इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। कितना है बेटा? 4/3। तो बोलता है कि इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यदि बोला गया है यदि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन what should be एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा, हिंदी मीडियम एक बार सवाल को समझ लीजिए। सवाल बोला गया है कि भैया लाइट रे जो है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 4/3। तो बताओ
कि हमें लाइट को कितने एंगल पर इंसिडेंस करवाना चाहिए। अब देखो, जब कितने एंगल पर इंसिडेंस करवाना चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि भैया जब एंगल ये सारे जो एंगल्स मेजर किए जाते हैं दे आर मेजर फ्रॉम व्हाट, नॉर्मल। ठीक है, तो कितने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाना चाहिए, तो कैसे करोगे। अब जिसको ये रिजल्ट याद है उसके लिए तो ये चुटकियों का काम है, वो बोलेगा सर जी आई बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/3। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब आ जाएगा आई बराबर 53 डिग्री। tan 37 3/4 होता है, tan 37 3/4 होता है, और tan 4/3 मतलब 53 डिग्री होता है। ये याद होना चाहिए आपको। अब ये याद है तो ये सवाल हो गया चुटकियों में। कितना देर लगा, खत्म। यस और नो। क्या ऐसा सवाल यदि एग्जामिनर पूछता है तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो भाई मुझे लगता है कि सब लोग इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक फिनोमिना। कुछ बेसिक फिनोमिना की मैं बात कर रहा हूं। इस फिनोमिना में मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन हां कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। और अगेन बेटा फिर से लाइट जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद आज हम लोग सेशन को कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो, ओके, बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट द क्या बोलते हैं अपरेंट हाइट वाला, जो अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट था, मैं उसको कवर करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे लगता है लाइट ने परेशान किया है, तो शायद मुझे यहां पे रोकना पड़े। देखूंगा यदि लाइट आती है वापस से कंटिन्यू होती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज ये मान के चलिए कि ये वाला लेक्चर आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर यहां पर अवेलेबल रहेगा, और हो सकता है फिर हम इस लेक्चर नंबर 6 की जगह इसको लेक्चर 5 का ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग आपको दे सकें। सो दी डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ओके, श्योर हैं। सो ये अब देखते हैं बेटा, आज के लिए तो वैसे तो यहां पर रुकने की ही पूरी संभावना बन रही है। चलते हैं बेटा, चलते हैं। कैसे, मैंने अपना सेंटेंस तो बोला ही नहीं, मुलाकात होगी फिर से, कैसे बोलता हूं मैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, धन्यवाद बोल दिया मैंने और लाइट आ गई। चलो कोई बात नहीं, ओके 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 ओके। देखो, सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, इसको भूल जाइए भूल जाइए। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रहा था आपको कुछ फिनोमिना के बारे में, है ना, है अभी भी। तो एक बेसिक फिनोमिना के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वहां नहीं, यहां बना रहा हूं। चलो यहां मिटाता हूं इसको। ओके, क्या है, देखो आपने कभी देखा होगा, ये बहुत जूनियर क्लासेस के फिनोमिना है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, कि जैसे मान के चलो इसमें यहां पर कहीं एक कॉइन रखा हुआ है और इसके अंदर में, अरे मिट जा, ओके ठीक है। और यहां पर खड़े होके आप देख रहे हो, आप हरे हरे हो चुके हो, ठीक है, यहां पर खड़े होके आप इस कॉइन को देख रहे हो, तो आप पाते हो कि ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। यस और नो, यस और नो। देखो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस ग्लास का एक कंटेनर लिया हुआ है और मैंने उस पर, उसके ऊपर में क्या कर दिया है, उसमें एक कॉइन रख दिया है। ग्लास का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, ठीक है। उसमें यदि आप देखोगे, जैसे बकेट है, ये बकेट है, मान लो, कंटेनर छोड़ो, ये हमारी बकेट है जिसमें हम लोग सुबह सुबह थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में जिसमें हम लोग नहाया करते थे, है ना, वही बकेट है। उसके अंदर में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया, और हम क्या पाते हैं, ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल गलत है ये सब कुछ। भैया इसमें मैंने पानी भरा क्या, अभी तक पानी भरा ही नहीं है ना, खा गए ना चकमा। यस, यही होता है। कभी कभी जब चीजें ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा जब चीजें रिकॉल हो जाती हैं, तब हम लोग बेटा ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, अभी यहां पे ध्यान दो, यदि इसमें पानी भरा हुआ है तो ही ये मुझे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। यदि पानी नहीं भरा हुआ था तो ये कॉइन जहां था वहीं दिखेगा। ये एक्चुअल में है इसकी बेटा क्या, लेट से ये है आपका एच डेप्थ पर, ठीक है, सरफेस से मैंने बोला एच गहराई पे ये कॉइन रखा हुआ है। तो जब यदि आप इसको देखोगे और इसमें यदि पानी भरा हुआ है तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा क्या हुआ उठाई देता है, ऊपर। हालांकि मुझे इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी करना चाहिए, उस बात को छोड़ दीजिए। मतलब ये फिनोमिना तब मैं बता सकता था जब आपको, यदि मैंने यहां पे एक पेंसिल रखी होती है ऐसे,
तो आपको ये पेंसिल थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी नजर आती थी। एक्चुअली मुझे ये टेढ़ा दिखाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। पेंसिल वाला फिनोमिना आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वही फिनोमिना की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे क्या बोल रहे हैं, कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, बराबर है। तो उसकी जो एक्चुअल गहराई है और जो आपको अभी दिखाई दे रही है, उन दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। उन दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। इसी फिनोमिना को हम लोगों को आज यहां पर कवर करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक, क्या होने वाला है, ठीक है। हमारे पास में, अब इसको जरा देखिए, हम इस चीज को कैसे देख रहे हैं उसको समझिए। ये तो हम लोग टेढ़ा देख रहे थे, लेकिन हमारे पास में जो कॉन्सेप्चुअल जो सवाल यहां पर बनते हैं उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए दिस इज द इंटरफेस, ये है आपके पास में इंटरफेस ऑफ दो मीडियम। कितने मीडियम है बेटा, दो मीडियम है। मैंने मान लिया, ठीक है, यहां पर आपका मीडियम 1 है, यहां पर आपका मीडियम 2 है। यहां पर कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है मान के चलो h गहराई पर। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा हूं, ये मेरी आंख है, बहुत बड़ी है, ठीक है, ये मेरी आंख है जो कि बहुत बड़ी है। तो क्या होने वाला है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मुझे यहां ना दिखाई देते हुए ये मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और ये मान लेते हैं ये मुझे एच डैश पर दिखाई दे रहा है। ये इसकी इमेज बनी हुई है यहां पर। क्या ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया? तो मैं बोला ठीक है सर जी। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैंने ये आंख इतनी बड़ी बनाई है, उसका मीनिंग समझिए क्या हो रहा है कि वास्तविकता में क्या हुआ कि देखो, ये यहां से लाइट रे चली, ठीक है, सब डायरेक्शन में जा रही है। मैंने एक पर्टिकुलर लाइट रे के बारे में सोचा, तो इसे जाना तो ऐसे ही था, जाना तो ऐसे ही था, लेकिन यहां पर ये वाटर भरा हुआ है या फिर कोई तो भी ऐसा मीडियम है, और ऊपर आप एयर में से देख रहे हो। ये जनरल सवाल मैं बता रहा हूं। तो क्या होता है, ये लाइट रे मुड़ जाती है, और ये जब मुड़ती है तो ऐसा फील होता है कि ये लाइट रे कहीं यहां पीछे से आ रही होगी, ऐसा लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण हमें ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। अब इन्हीं को हम लोगों को डायग्राम में प्रॉपर कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, सोचिए और बोलिए, सोचिए और बोलिए। तो आप कहेंगे सर जी इसमें क्या है, तो देखो भैया, देखो ये जो है यहां पर, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है पूरा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में तो ये लाइट को हरा ऐसे जाना था, लेकिन वो गई नहीं है, वो मुड़ गई है। जब वो मुड़ गई है तो ये ये है आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, बराबर है, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और ये जो है ग्रीन वाली, वो है आपकी इंसिडेंस, ये वाली है इंसिडेंट लाइट रे, बराबर है। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है सर जी। यदि ये बात सही है तो मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, बिकॉज द एंगल्स आर टेकन फ्रॉम दी नॉर्मल। और इस वाले शेप को देखो, ये और ये, ठीक है, ये कौन सा शेप है सर? देखो ये वाला एंगल आई है, तो क्या ये वाला एंगल यहां पर आई बनाएगा? यस और नो? तो आपने बोला सर जी ये बात तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं आर बनाएगा। ऐसे ही सिमिलर वे में एक और एंगल के बारे में मैं आपको चर्चा करवाना चाहता हूं, वो है यदि ये वाला एंगल आर है तो क्या यहां पर ये वाला एंगल भी आर है? सर जी इसको भी मान सकते हैं हम लोग, आर है आप कह रहे हो तो, लेकिन समझ लीजिए बेसिकली क्या है, ये है आपकी दो पैरेलल लाइन और ये एंगल है, ठीक है। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल आर है। सर ये लाइन पैरेलल कहां बताई आपने? तो भैया देखो, ये एक आपका क्या है, नॉर्मल, और ये भी क्या है आपका एक नॉर्मल ही है। तो इसके कारण ये वाला एंगल आर और ये वाला एंगल आर। सर डायग्राम देख के नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं ना, डायग्राम से क्या फर्क पड़ता है, आप अच्छे से बना लीजिए, स्केल खींच के, रूल पट्टी लेकर के, है ना, यस और नो, पेंसिल स्केल लेकर के। अब तो ठीक है। सर ये रूल क्या होता है? रूल, पेंसिल को ही रूल कहते थे हम लोग बचपन में, है ना। चलो हम कहते थे, आप क्या कहते हो बता दीजिए, आप क्या कहते हैं पेंसिल को? सर पेंसिल मतलब कौन सी वाली सर?
सर हम जूनियर हम जब बहुत छोटे हुआ करते तो स्लेट पर लिखा करते थे व्हाइट कलर से, वो वाली पेन नहीं। जब आपने नोटबुक का प्रयोग करना चालू किया था तो एक ब्लैक कलर की अप्सरा, नटराज, कैमलिन और भी तरह तरह की पेंसिल जिसमें अंदर से एक ब्लैक कलर की ये रहती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, बाहर से उसमें लकड़ी का ये रहता है। सर हमारी तो प्लास्टिक वाली है। कोई बात नहीं बेटा, क्या कहते थे वही पूछ रहा हूं मैं बस। चलो ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, कुछ चीजों को यहां पर समझना है, और उन चीजों को समझने के लिए अब देखो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आता है, और वो पॉइंट आता है कि भैया स्नेल्स लॉ तो लगा ही लो, बाकी तो बाद में लड़ लेंगे। तो स्नेल्स लॉ यदि मैं लगाता हूं तो मैं कहूंगा बेटा μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। यस और नो, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब यदि मैं यहां पर बोलता हूं कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो मेरे पास में कहानी ये हो जाएगी कि भैया साइन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, एंड दैट अगेन फर्दर कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट टू टेन आई। सिमिलर वे में साइन आर will be equivalent to r and then again can be written as tan r। और तेरी tan r, यस और नो। इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये बेटा कि आप लिख सकते हो μ1 tan i बराबर μ2 tan r। यस और नो। अब यहां पर ये tan i और tan r चाहिए, इनको आपको जाके ढूंढना है इन डायग्राम्स के अंदर में। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको एक डायग्राम ऐसा देखने को मिल रहा है, और एक यहां से देखने को मिल रहा है। ये आपका आर है बेटा, ये आपका आई है। यस और नो, आपने बोला सही बात है सर जी। यहां से लेकर के यहां तक आपको एच दिख रहा है सर जी। और एक चीज देखियो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक आपको एच डैश दिख रहा है। यस और नो, तो आपने बोला सही है। तो अब टेन का फॉर्मूला लगा लो, टेन आई बराबर व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजासेंट। तो देखो अपोजिट मान लीजिए बेटा ये है आपका एक्स डिस्टेंस, तो आप लिखोगे एक्स डिवाइडेड बाई एच, और टेन आर में लिखोगे एक्स डिवाइडेड बाई एच डैश। बोलो यस और नो, एक्स डिवाइडेड बाई एच और एक्स डिवाइडेड बाई एच डैश। ये एच डैश है, डैश कर लो ऐसे, ठीक है, श्योर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसे आती है, μ1 इंटू एक्स अपॉन आई, मतलब h बराबर μ2 इंटू एक्स अपॉन एच डैश। तो यहां पर देखिए μ1 अपॉन एच बराबर μ2 अपॉन एच डैश। यस और नो। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये जो एच डैश लिखा जा रहा है वास्तविकता में वो लिखा जा रहा है μ2 इंटू μ1 अपॉन एच। एच डैश ऊपर जाएगा, ओ सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया क्या, कोई बात नहीं मैं मिटा देता हूं, इसमें कौन सा दिक्कत है। एच डैश इधर आएगा तो एच उधर जाएगा, तो ये आएगा μ2 अपॉन μ1 और बेटा एच। सर जी फॉर्मूला याद रखना कौन सा आसान है। अब आप सोचिए इतने सारे जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूं उनमें से कौन सा याद रखना आसान है, उसके बारे में आप सोचिए और आपको समझ में आ जाएगा। क्या करें, कौन सा याद रखें। तो आप यदि देखते हो ना, इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एच डैश अपॉन एच बराबर, एक और लिख लेता हूं मैं, एच डैश अपॉन एच बराबर μ2 अपॉन μ1। देख लो ऐसा लिख सकता हूं क्या सर, लिख तो सकते हैं, अब याद कौन सा रखें। तो मेरी पर्सनल सजेशन तो ये है, इसको याद रख लीजिए। तो आप लिखोगे देखो एच डैश अपॉन एच बराबर μ2 अपॉन μ1। तो देखो एच डैश क्या है, यहां पर अपरेंट डेप्थ है। क्या है, अपरेंट डेप्थ है। एच क्या है, रियल डेप्थ है। एच क्या है, रियल डेप्थ। एक्चुअली मुझे डी लेने चाहिए थे ना, डी डेप्थ के लिए, कोई बात नहीं। μ2 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां
लाइट जा रही है, जहां लाइट जा रही है, यस और नो। और μ1 बेटा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई है? सर हिंदी में क्यों लिख दिया, इंग्लिश में लिख देते थे। मैं इंग्लिश में ऑलरेडी आपको समझा चुका था जब मैंने स्नेल्स लॉ सिखाया था। बोलो यस और नो। ओके, तो मुझे लगता है कि अब ये आपका फिनोमिना यहां पर क्लियर है। अब इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सरफेसेस, मेजर्ड फ्रॉम सरफेसेस, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सरफेसेस, सरफेसेस से डिस्टेंसेस को मेजर करना है, ये काम की चीज है। बाकी और कुछ यहां पर फंडा है नहीं। एक और फंडा यदि मैं बोलूं तो वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं ये तभी वैलिड है व्हेन लाइट रेज आर पैरेक्सियल, व्हेन लाइट रेज आर व्हाट, पैरेक्सियल मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारे क्या हैं, छोटे हैं, तभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सर इससे रिलेटेड कोई सवाल बताएंगे क्या आप या नहीं बताएंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, सवाल कैसे होते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर इस बात का ध्यान क्या रखना है आपको कि भाई आप कहां से चीजों को देख रहे हो, लाइट कहां से निकलेगी और क्या होगा। मतलब जैसे मान चलो आप, जैसे आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, आप किसी कमरे की एक इमेजिनेशन करो, ठीक है, कर ली। अब उस कमरे में कोई एक चेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, तो वो चेयर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं से तो आके चेयर पे गिर रही है, ये बात सही है। अब चेयर से लाइट मेरी आंखों पर आ रही है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, लाइट चेयर से मेरी आंखों पे आ रही है, इसलिए मुझे वो चेयर दिखाई दे रही है। तो लाइट कहां से चली? चेयर से। लाइट कहां से चली मेरे लिए? लाइट मेरे लिए चल रही है अभी चेयर से। चेयर पे कहां से आ रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस और नो? तो आपने बोला सर बात तो ठीक ठाक सी लग रही है, लेकिन फिर भी अभी क्या है, अभी हमारा कॉन्फिडेंस उतना बूस्टअप नहीं हुआ है। चलो कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हुआ है तो इसके लिए हम लोग सवाल कर लेते हैं। इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, एक सवाल मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ओके बेटा देखना, अब ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल मैं करवा रहा हूं, सालों से यही सवाल करवा रहा हूं, है ना, सालों से यही सवाल करवा रहा हूं। डेटा में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं होता डेटा में। और आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी जगह पर आपको ये सेम सवाल देखने को मिलेगा। कैसे सवाल देखने को मिलेगा मैं बताता हूं। देखो ये यहां पर टिडिंग टिडिंग 24 मीटर, 36 मीटर यहां पर आपके पास में है, अरे यार कैसे फिश कैसे बनाता था मैं, हाँ यस, ये रही एक फिश और बेटा ये रही एक ईगल। ये आर नहीं है, ईगल है, और बेटा ये यहां पर फिश है। ठीक है, ये आपको वास्तविकता में चीजें बताई गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसके आगे कुछ आपको लिख के नहीं दिया, लेकिन यहां पर एक बात समझना, समझदारी वाली बात है। वो समझदारी वाली बात क्या होती है कि जो वाटर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, याद रखना है। ग्लास के लिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। ये वो डेटा है जो आपको याद होना चाहिए, ये वो डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। कई बार सवालों में नहीं दिया रहता है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आ ही नहीं रहा है। देखो रियलिटी ये है कि यदि आज के लेक्चर में 2 बार 3 बार यदि ये लाइट नहीं जाती तो शायद हम लोग काफी, देखो क्या होता है ना, जब पढ़ा रहे होते हैं तो एक फ्लो टूटता है। आप देखिए लास्ट का जो पहला जो सेक्शन चल रहा था एकदम फ्लो में चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, और अचानक से लाइट गई तो फिर पहली बार हमारा फ्लो टूटा, फिर दूसरी बार हमारा टूटा। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल क्या है, देखो अब सवाल ये है कि ये आपको रियल सिचुएशन है। रियलिटी ये है कि आपकी जो ईगल है वो ईगल है, मछली का शिकार करना चाहती है, ऐसा मान लीजिए। ईगल है, चील मतलब मछली पकड़ती है ना, ईगल का मतलब चील होता है ना, कि काइट का मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना।
ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई चिड़िया मान लो, और फिश का मतलब तो श्योर हूं कि मछली होता है ना, इतनी तो इंग्लिश पढ़ी है हमने। ओके चलो, ओहो, सवाल ये देखो, मछली को चील कितनी ऊपर दिखाई देगी और चील को मछली कितनी अंदर दिखाई देगी या ऊपर दिखाई देगी, वॉट एवर इट बी। मतलब आपको इस सवाल को दोनों नजरियों से देख लेना है, आपके दोनों सवाल खत्म हो जाएंगे। मतलब ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर देखो, ये दोनों सवाल यहां पर आपको करने हैं। मतलब सवाल कैसा रहेगा, फाइंड द हाइट ऑफ द ईगल एज सीन बाई द फिश, एज सीन बाई द फिश, एक सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा, फाइंड द डेप्थ एज सीन बाई द ईगल, एज सीन बाई द ईगल, यस और नो। तो देखो आपने जो फंडा लगाया है उसी को अप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था डी डैश अपॉन, डी डैश कहां बोल दिया मैंने, एच डैश से सिखाया था ना मैंने तो आपको, एच डैश अपॉन एच बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऐसे सिखाया था कि देख लो पहले, यस और नो। अब यहां पर देखो क्या सिखाया गया, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, जहां लाइट जा रही है, और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है। तो आप देखिए जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये है आपका म्यू वन और ये है आपका म्यू टू, बराबर है। मतलब म्यू टू वो मीडियम होता है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, और म्यू वन वो मीडियम होता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? ऐसे भी लिख सकते हो ना यहां पे, तो आप लिख लो, चाहें तो आप अपनी ओन भाषा में क्या लिख सकते हो, म्यू वन वो मीडियम है जहां ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, और म्यू टू आप ऐसा कह सकते हो कि भैया जहां आपका कौन है, ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, यस और नो। तो इसके बेसिस पर देखो, मान के चलो आपका सवाल पहला है, पहला सवाल, एज सीन बाई फिश, मान के चलो मछली के नजरिए से आप देखना चाहते हो, मछली के नजरिए से आप देखना चाहते हो, तो आपको एच डैश तो मालूम नहीं होगा भाई, एच डैश ही तो निकालना होता है। अब सवाल ये होता है एच क्या है, एच है उसकी एक्चुअल वाली हाइट। तो देखो ईगल की एक्चुअल हाइट तो है 24, क्यों, एज सीन बाई फिश, फिश क्या देख रही है उसके लिए सोचना है, तो एच डैश अपॉन 24 बराबर म्यू टू, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ऑब्जर्वर खड़ा है, बराबर है। तो ऑब्जर्वर कौन है इस बार, फिश है, और फिश के लिए वो फिश खड़ी है। अब कॉमन सेंस लगा लेना, ईगल पानी में और मछली हवा में, मेरे गांव में तो नहीं होता भाई, मेरे गांव में तो मछली पानी में ही है, मेरे गांव में वैसे तो पानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखा तो है, सुना तो है। तो आप क्या लिखोगे, 4/3 डिवाइडेड बाई, और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो अब आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग एच डैश बराबर 24 मल्टीप्लाई बाई 4/3। डेटा समझ में आई, ये क्यों लिया गया 24 36, बेसिकली 24 और 36 जो है वो 4 और 3 दोनों का एलसीएम है। सर 4 और 3 का एलसीएम तो 12 है ना, यस 12 है, और ये 12, 12 दूना 24, 12 3 36। अब आपको जो एग्जाम में सवाल मिलेंगे 12 24 12 36 बच्चों 48 12 पंजे 60, 12 की टेबल देख लो, वैसी सवाल मिलेंगे कुछ तो भी। तो यहां से आप देखोगे तो एच डैश का आंसर आएगा 3 8 24 8 16 8 32, 32 मीटर। इसका मतलब यह है कि भैया मछली जब देखेगी तो मछली को लगेगा कि भैया ईगल महाराज ऊपर उड़ रहे हैं, कितने पर, 32 मीटर पर। यह है सीन बाय फिश, ये किसने देखा, ये मछली ने देखा। अच्छा ईगल भी तो मछली को देख रही है, अब ईगल क्या देखेगा, अब सवाल करेगो, इसको फॉर्मेट को समझ लीजिए, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बहुत कंफ्यूजन होता है इन सवालों में, नहीं याद रहता है। मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको समझा सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता कि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को रिवाइज 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 करवा रहा हूं। आपने बचपन में टेबल्स कैसे याद करी थी, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, सबसे लास्ट पीरियड टेबल्स का पीरियड हुआ करता था, नहीं हुआ करता था भाई। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था हमारे यहाँ पे ना सबसे लास्ट पीरियड होता था टेबल्स का, टेबल्स का पीरियड होता था। मतलब ये होता था कि लास्ट पीरियड में हमारे लगभग मान लो कि सब जूनियर क्लासेस से लेकर जहां से टेबल चालू होती है वहां से लेकर के लगभग 8वीं 9वीं 10वीं तक के, नहीं 8वीं 9वीं 10वीं में तो नहीं करते थे हम लोग, 8वीं तक करते थे। हाँ 9वीं 10वीं में तो फिर सीधा डंडा पड़ता था,
9वीं 8वीं तक क्या होता था, लास्ट के पीरियड में भैया जोर जोर से सब शाम को चालू हो जाते थे, 2 1 जा 2, पूरे स्कूल में से की आवाज आ रही है 2 1 जा 2, 2 से ही चालू करवाते थे। सर इतने बड़े हो गए तो 2 की टेबल आती होगी ना आप लोगों को? नहीं, यही होता है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सर कुछ और दूसरी कहावत भी सीख लो, यही 2 3 कहावतें आप बताते रहते हो। चलो हम मेहनत करेंगे कहावतों पे भी, ठीक है? आपने बोल दिया अभी, मेरे आपकी बात मेरे पास पहुंच गई है, मैं कुछ और करूंगा, कुछ और पढ़ूंगा, ठीक है? वैसे मैं बताऊं, फिजिक्स पढ़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कहावत पढ़ना, है ना? चलो ओके, तो ये भैया मछली ने देख लिया, मछली को चील कहां दिखाई दी? 32 मीटर पे। क्लियर है? पॉइंट में क्या सुनाना चाहता था वो समझ में आया आपको स्कूल की, मेरी स्कूल की बातों से, या नहीं आया? सर आप स्कूल भी गए थे? हां मैं भी गया था स्कूल। अब अगला सवाल है यहां पर, डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाई ईगल। ओके, कई लोगों के तो मुंह में पानी चल रहा होगा इतनी देर से, जो जाहिर सी बात है, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो फिश खाते हैं, उनके मुंह में तो चल ही रहा होगा। सर कहां याद दिलवा दी फिश, अब तो आज शाम को फिश खानी है, चाहे भले आज कोई सा भी वार हो। वैसे वैसे अपने इंडिया में ये सब चीजें चलती है ना, कि आज शनिवार है तो आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बाकी दिन मैं खा लूंगा, बाकी दिन चल जाएगा। वैसे सर आप क्या खाते हो? हम तो भैया घास फूस खाने वाले आदमी हैं, उससे हमारा काम हो जाता है, क्या दिक्कत है? ओके चलो, तो फिर से देखो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा हमको, एच डैश अपॉन एच बराबर μ2 अपॉन μ1, यस और नो? मैंने लिख दिया। एच डैश तो आपको हमेशा निकालना ही होता है। एच क्या है? डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाई द ईगल, दिस इज द क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आपको मछली की वास्तविक गहराई 12 24 12 36 वाली होगी इस बार। ओके, μ2 क्या है? μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर बैठ के आप कहानी को देख रहे हो। कौन देख रहा है? तो इस बार देखो एज सीन बाई ईगल है। पिछले सवाल को देखो, इसलिए देखो मेरे यहां पे तो पेज चेंज हो रहा है। एक्चुअली मैंने गलती के क्या कर दी मालूम क्या? मेरे को थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए, मैं काफी बड़ा लिखता हूं, है ना? लेकिन इस बार देख लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहम खाइए मेरे पे। मैंने क्या बोला? μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे बैठ के ऑब्जर्वर देख रहा है। पिछली बार मछली देख रही थी तो मछली का 4/3 मैंने ऊपर डाला और 1 नीचे डाला, यस और नो? इस बार कौन देख रही है? इस बार ईगल देख रही है। ईगल कहां से देखती है? एयर में से देखती है, तो एयर में से देखती है तो 1 आएगा। और किसको देख रही है? मछली को देख रही है, फिश को देख रही है। और फिश कहां पर होती है? पानी में होती है हमारे गांव में। सो हम यहां पर 4/3 लिखेंगे और इसी के साथ में एच डैश बराबर, इधर जाओ, 36 इंटू 3/4, 4 12 36, 9 चौक 36, 9 8 9 27 मीटर। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये सरफेस है, यहां पर वास्तविकता में आपकी फिश थी। ये क्या बन गई? मछली के नाम पे कलंक। ठीक है, काम चलाओ तो हो ही गई। ये वास्तविकता में मछली थी 36 मीटर पे, और ईगल को क्या दिखेगी? ईगल को लगेगा कि भैया ये है 27 मीटर पे, ऐसा ईगल को लगेगा। अब देखो इसमें और भी सवाल बन जाते हैं, और वो सवाल क्या होते हैं? अब देखो ये मैंने आपको पूरे सवाल करवा दिए। अब इसके आगे एग्जामिनर आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। जैसे अब देखो रियल डायग्राम बनाते हैं हम लोग, अब एक वास्तविक वाला डायग्राम बनाते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाने की कोशिश मैं कर सकता हूं। पहले 36, पहले डेटा देख लेता हूं एक बार पूरा। 36 और 27 आया है, और इतना किधर आया? 24 32। ठीक है, देखो ये दिख रही है ईगल, ये भी दिख रही है ईगल, ये यहां पर फिश दिख रही है, और इसको यहां पे देखी थी ना, हाँ, ये यहां पर और ये यहां पर। देखो ये क्या है? देखो ये है आपकी 36 मीटर पर, ये है आपकी रियल फिश, है ना?
और ये है बेटा 27 मीटर पर। ये भी फिश है लेकिन सीन बाई ईगल, सीन बाई ईगल, यस और नो। दूसरा देखो, ये है आपकी ईगल जो कि कितनी दूरी पर थी, 12-24 मीटर पर। ये है आपकी रियल ईगल, और स्पेलिंग गलत हो गई ना, EAGLE। और ये वाली जो है ये कितने पे, 12-24, 32 मीटर पे, 32 मीटर पर है। ये भी ईगल ही है लेकिन सीन बाई वूम, सीन बाई हुम, सीन बाई फिश, यस और नो। अब इस पे सवाल क्या बन जाते हैं, पता है एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। एग्जामिनर कभी कभी ना आपकी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ कर जाता है। What is the distance between, what is the distance between eagle and fish? मैं सही बता रहा हूं, बताओ इसका आंसर, फटाफट आंसर बताओ। इसका रियल आंसर है बेटा 60। सर ये तो 24 और 36, हाँ एक एग्जामिनर ऐसी चालाकी करते हैं और आप उन्हीं भोले भाली ट्रिक्स में फंस जाते हो। फिजिक्स डरावनी नहीं है, जो आप हवा बना के रखते हो फिजिक्स को, उसके कारण जो छोटी छोटी सी आप गलतियां कर बैठते हो, इन्हीं के कारण तो असली परेशानी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? श्योर हैं? अब देखो इसमें क्या है ना, अब इसमें एग्जामिनर और सवालों को डिफिकल्ट बनवाना चाहे तो मिरर लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना आप लोगों को परेशान नहीं किया जाता है मेडिकल के बच्चों को, ठीक है? मेडिकल के बच्चों को यही परेशान, इसमें मेडिकल वाले बच्चे आधे हैरान परेशान घूम रहे होते हैं। अब एक बात होता है, क्या पूरा डेटा आपके सामने क्लियर है? मछली ने चील को देखा तो इसलिए तो मछली चील का शिकार बन जाती है। क्यों? मछली को लगता है 24 पे नहीं 32 पे है, और वो धोखा खा जाती है। अब इसमें और सवाल क्या बनते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाई ईगल? तो बेटा ये 24 तो रहेंगे और ये 27 जुड़ जाएंगे, 24 और 24, 48, 49, 51 मीटर। देखो लिख लो जो जो आंसर आ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड टाइप का सवाल मैं कह सकता हूं, डेटा बदल जाएगा वैसे जनरली। सही है, 4, 3, 12 का ही एलसीएम क्यों लिया था मालूम क्या? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था, 4 और 3 12, दोनों से कटना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट गलती करेगा। अब मैं बताऊं स्टूडेंट के आंसर क्या आते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ये आया था 37, देखो स्टूडेंट के आंसर क्या निकल के आ जाते हैं कई बार, 36 इंटू हमने किया था 4/3, है ना? तो इसका आंसर निकाल लो कितना आएगा, 12 जो बच्चों को 48 मीटर आ जाता है, ऐसा आ जाता है। जबकि हमारा कितना आ रहा था, 3/4 किया था हम लोगों ने, 27 आया था, वो 48 आ जाता है। और डेटा ऊपर नीचे होते हैं, यही गलतियां होती हैं और क्या होती हैं, इसके अलावा कोई मिस्टेक के कोई स्कोप थोड़ी है। मटाओ इसको, ये गलती कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, ठीक है? तो ये एक कॉन्सेप्ट जिसे मैं चाहता था कि मैं आपको कवर कराऊं। हालांकि इसके अलावा यदि हमारा फ्लो अच्छे से बना रहता आज के लेक्चर में, तो हम लोग इसमें ना शिफ्ट वगैरह, एक स्लैब डाल के शिफ्ट करते थे, लेटरल शिफ्ट करते थे, ये सारी चीजें आज कवर करने का पूरा मेरा इरादा था। लेकिन सिंस हमें थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। यदि लाइट जाती है तो जाती है, उसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं है कुछ चीजें। सो कोई बात नहीं, होते रहता है, हम लोग और करेंगे। आज का लेक्चर वैसे तो आपके लिए ऑलरेडी लंबा खिंच चुका है, क्योंकि मुझे लगता है पहले भी एक बार लाइट गई थी तब भी मैंने लिया था, फिर उसके बाद ये दूसरा सेशन हो गया। सो लेट इट बी। अब इसे हम लोग आज के लेक्चर को बेटा अब हम लोग यहाँ पे सच में फाइनली अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? सच में फाइनली यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं चाहता मैं कि भैया कोई लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो आप लोगों को भी परेशानी ना हो इसके लिए। और आप इसमें देखो आज के लेक्चर में आपने कोई ज्यादा कुछ नहीं सीखा, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाए थे रिफ्रैक्शन में, वहां पे क्या पूछे जाते, स्पीड, वेवलेंथ और वो सारे रिलेशन, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। क्या मैंने ऐसी करवाया था? बस वही सवाल है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में हम लोग आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अब यहां पर अब इसके आगे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो मैं बोला ना कुछ फिनोमिना, तो आपको बस मैंने एक ही फिनोमिना बताया। कौन सा वाला मालूम क्या? पेंसिल वाला, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, स्विमिंग पूल आपको कम गहरा नजर आता है, ये सारे रिफ्रैक्शन के ही फिनोमिनाज हैं। यस बेटा, इन पे भी डायरेक्टली कई बार सवाल बन जाते हैं कि भैया ये जो फिनोमिना हो रहा है, आपको रेनबो दिख रहा है तो रेनबो क्यों दिख रहा है, इसके पीछे कौन सा फिनोमिना है? बात समझ में आ रही है? श्योर हैं? ओके। सो बेटा
आज के लेक्चर को यहां पर हम समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए